ग्रेविटेशन में पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी मास की वजह से अट्रैक्ट करता है और इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मास होता है। दोनों को मिलाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2 बाय डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पर कैपिटल G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्यों है यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्योंकि पूरा यूनिवर्स में ये सब जगह सेम रहता है, सेम एट ऑल पॉइंट, सभी जगह सेम रहता है, कहीं पर भी ये नहीं बदलता। ठीक है, तो न्यूटन्स के हिसाब से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एनी ऑब्जेक्ट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट other object due to its mass. Any object have tendency to attract other object due to its mass. Due to its mass. Due to its mass. And the force of attraction is known as gravitational force. And the force of attraction is known as gravitational force. Force of attraction is known as gravitational force. Force of attraction is known as gravitational force. फिर पहला पॉइंट लिखेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। दूसरा पॉइंट फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मास। फिर नीचे ये सभी बातें। इसमें देखिए जैसे कि ये दो मास के बीच का फोर्स है, तो इस फोर्स के फॉर्मूला में m1 m2 d आता है। d मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, m का मतलब मास, और g जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास के बीच में जो मीडियम है वो मीडियम बदल भी दे तो ना m1 बदलेगा, ना m2 बदलेगा, ना d बदलेगा, ना g बदलेगा। इसका मतलब फोर्स नहीं बदलेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। तो ये बात को भी लिख डालेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम medium between the mass. Independent from medium between the mass. Gravitational force is independent from medium between the mass. किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल मास और जो एक्चुअल मास होता है वो दोनों हमेशा न्यूमेरिकली सेम होता है। बट ग्रेविटेशनल मास कहने का मतलब ये हुआ कि इस फॉर्मूला में रख करके जो मास कैलकुलेट करने वाले हम, मतलब ऐसा है कि ये 2 kg ऑब्जेक्ट है, ये 3 kg ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। बोला फोर्स निकालो, ठीक है। तो फोर्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे G इंटू 2 इंटू 3 बाय 1 इंटू 1, यही हो गया फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स। और अगला सवाल में दे देगा कि एक मास m है और ये 3 kg है, इसके बीच का फोर्स 6G है, तो ये m की वैल्यू क्या होगी? तो ये जो m निकालेंगे वो ग्रेविटेशनल मास हो जाएगा। हम लोग इसे 6m इंटू 3 बाय 1 इंटू 1 करेंगे, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 2 kg आ जाएगी। इस फॉर्मूला के यूज से जो मास निकालते हैं वो कौन सा मास हो जाता है?
ग्रेविटेशनल मास, और ऐसे नॉर्मली जो मास देते हैं वो है नॉर्मल मास या एक्चुअल मास। तो नॉर्मल मास, एक्चुअल मास और ग्रेविटेशनल मास सब न्यूमेरिकली सेम होता है, बस कहने का तरीका अलग अलग। कभी आपके ऑप्शंस में अगर आएंगे तो ग्रेविटेशनल मास और नॉर्मल मास में क्या रिलेशन है, तो दोनों न्यूमेरिकली सेम होते हैं। बस ग्रेविटेशनल मास हम उसे कहते हैं कि इस फोर्स का वैल्यू अगर दे दिया जाए और एक मास अननोन हो, उसे हम इस फोर्स के फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, तो वही जो मास आएगा उस मास को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल मास। पर ग्रेविटेशनल मास का मतलब कुछ नया चीज नहीं हो जाएगा, समझ में आ गया? तो एक और पॉइंट लिख देंगे, ग्रेविटेशनल मास एंड नॉर्मल मास आर न्यूमेरिकली ऑलवेज इक्वल। ग्रेविटेशनल मास एंड नॉर्मल मास आर न्यूमेरिकली ऑलवेज इक्वल, मतलब इसका रेशियो हमेशा 1 होगा। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन कर दें। ऐसा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे सेम मास रखा हुआ है, साइड का लेंथ a है, तो किसी एक के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। मान लीजिए पॉइंट P है, तो नेट फोर्स निकालना है एट P। तो ऐसे टाइप के सवाल इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोगों ने बनाए हैं। यही 3 चार्ज होते थे तो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट वैल्यू निकालना होता था, या फिर इसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल आ सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का सवाल आ सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का सवाल आ सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का सवाल आ सकता है। मतलब 4 वेराइटीज हो सकते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे तो दोनों मास यूज करेंगे, जब ग्रेविटेशनल फील्ड करेंगे तो यहाँ पर यूज होने वाला, यहाँ पर रहने वाला मास को यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला जो ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है वो होता है फोर्स बाय मास। तो फोर्स के फॉर्मूला में 2 मास होते हैं, उसमें से एक मास गायब हो जाएगा, तो फिर जो है बचेगा जो फॉर्मूला वो है ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो फील्ड और फोर्स दोनों में न्यूमेरिकल सेम बनेगा। मैं इसको बना के दिखाता हूं, तो आप देखो इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करा देता हूं। जब भी दो कोई फोर्स ऐसा लगे, F1 और F2 बीच का एंगल थीटा, आइए ना, तो जो नेट फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे अपन वो इस हिसाब से निकालेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए। ये देखिए, अगर ये नेट वैल्यू हो गया, ये एंगल को मैंने अल्फा कह दिया और इस एंगल को मैं बीटा कह देता हूं, तो एक बात तो तय हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो थीटा के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। अब अगर F2 और F1 में F1 बड़ा हो न्यूमेरिकली, अगर F1 का डेटा बड़ा हो और F2 का डेटा छोटा हो, तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बड़े वाले के तरफ होता है। इसका मतलब वो F1 के तरफ होगा, और F1 के तरफ होगा तो अल्फा छोटा होगा, F2 से दूर होगा मतलब बीटा बड़ा होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है छोटा है और बीटा जो है वो बड़ा है। इसी तरीके से अगर F1 छोटा हो जाए और F2 बड़ा हो जाए तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा बड़े की तरफ होता है। तो अगर F2 बड़ा हो गया तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उधर की तरफ हो जाएगा, उधर की तरफ हो जाएगा, तो ये बीटा एंगल छोटा हो जाएगा और अल्फा एंगल बड़ा हो जाएगा। अल्फा एंगल बड़ा और बीटा एंगल छोटा। और अगर दोनों बराबर हो न्यूमेरिकली F1 और F2, तो उस सिचुएशंस में एंगल जो है रिजल्टेंट बीच में रहेगा, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल रहेगा, अल्फा और बीटा इक्वल रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है। इसमें 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट आते हैं। एक, अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री मतलब ऐसा, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो दोनों का सम F1 प्लस F2। और अगर थीटा 180 डिग्री हो तो F नेट जो है वो दोनों का डिफरेंस F1 माइनस F2। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो रूट अंडर
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। थीटा अगर 60 डिग्री हो और F1 और F2 बराबर हो तो जो F नेट है वो √3 F के बराबर, और थीटा अगर 120 डिग्री हो और F1 और F2 बराबर हो तो F नेट इज इक्वल टू F के बराबर। इतने वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे आप सबको आता है, मैंने बस रिकॉल कराने के हिसाब से लिखा हूं, जो अभी यूज होने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो इस जगह में अगर बात करें तो ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, बोल रहे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, कभी रिपल्सन नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन से नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है, हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ और इसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों मास सेम है, उसी तरीके से जो मास यहाँ पर है वही मास इस कंसेप्ट में है, दोनों में डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, अब इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब दोनों फोर्स सेम है तो रिजल्टेंट फोर्स ये वाला हो जाएगा, हाँ या ना? तो आप देखो दो फोर्स बराबर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, दो फोर्स बराबर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? √3F। तो सीधा सीधा मैं √3F कह दूंगा, √3F के जगह पे वैल्यू रख दूंगा G m1 m2 बाय a स्क्वायर। जमा क्या बातें? तो क्वेश्चंस लिखेंगे, इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे 3 इक्वल मास प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 equal mass placed at vertex of equilateral triangle, 3 equal mass placed at vertex of equilateral triangle, vertex of equilateral triangle, 3 equal mass placed at vertex of equilateral triangle. Find the net force on one corner. Net force on one corner. ये जब हो जाए तभी दूसरा सवाल आप बनाना, ऐसा मैं बाजू में लिखता हूं। स्क्वायर है, सभी कॉर्नर पे m मास रख दिया मैंने और डिस्टेंस a दे दिया। नेट फोर्स ऑन वन कॉर्नर, ये पॉइंट को P दे देता हूं, P पॉइंट पे ये कैलकुलेट करने का प्रयास करना। अगला सवाल में स्क्वायर है, चारों कॉर्नर पे m मास रख दिया, सेंटर पे कैपिटल M रख दिया, फोर्स ऑन कैपिटल M निकालना है। ये रेक्टेंगल है, सभी कॉर्नर पे सेम मास रखा हुआ है। नेट फोर्स एट वन कॉर्नर, ऐसे रेगुलर हेक्सागोन है, इसके 5 कॉर्नर पे 5 मास रख दिया और एक कॉर्नर खाली कर दिया।
सेंटर पे रख दिया, तो नेट फोर्स ऑन सेंटर बना पाएंगे कि मैं बनाऊं? इस वाले केस में इधर की तरफ ये फोर्स इधर की तरफ दोनों वैल्यू सेम होगा, और ये डायगोनल वाला इधर की तरफ F1, इस दोनों का रिजल्टेंट इधर ही की तरफ हो जाएगा √2F, तो √2F प्लस F1 बराबर, तो √2F के जगह G m1 m2 बाई ए स्क्वायर और F1 की जगह G m1 m2 बाई डायगोनल कितना √2A का स्क्वायर। इसमें तो आंसर हो गया 0। इस सवाल का ऐसा है कि ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो 4 वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, सिर्फ एक का बच जाएगा GMM बाय ए स्क्वायर। इस वाले में देखो डायगोनल कितना हो जाएगा 5 ना, 5 मीटर। अब देखो ये वाला जो फोर्स है इधर की तरफ F1 ले लेता हूँ GMM बाय 16, ये वाला फोर्स इधर की तरफ F2 ले लेता हूँ GMM बाय 9, तो दोनों वैल्यू सेम तो नहीं है, और ये वाला फोर्स F3 ले लेता हूँ GMM बाय 25। अब सब सेम नहीं है, 90 डिग्री पे है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा मतलब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन से डायरेक्शंस में होगा? क्या इस लाइन के अलोंग होगा या कुछ और हो जाएगा? तो इस बात को जानने के लिए देखो, समझो आप ध्यान से, ये वैल्यू है F2, ये वैल्यू है F1, ठीक है। कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होंगे तो टेन थीटा लगाते। क्या लगाते? टेन थीटा, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, मतलब F2 बाय F1, F2 बाय F1। F2 हो जाएगा GMM बाय 9 और F1 हो जाएगा GMM बाय 16, तो ये हो गया 16 बाय 9, ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू 16 बाय 9। तो टेन थीटा की वैल्यू 16 बाय 9, और यहाँ से ये वाला थीटा निकालो, ये जो एंगल दे रहा है F3 इसके साथ दे रहा है, वो 10 अल्फा निकालो, वो हो जाएगा 3/4। तो बताओ ये और ये दोनों सेम है कि अलग है? अलग है ना, हाँ कि नहीं? सेम है कि अलग है? अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में नहीं आने वाला है, इस दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। स्क्वायर में ये फिट इसलिए बैठ जा रहा था कि स्क्वायर में ये दोनों फोर्स सेम हो जाते थे न्यूमेरिकली, तो टेन थीटा 45 डिग्री हो जाता था, और इधर से भी ये 45 इसलिए इसी डायरेक्शन में आ जा रहा था, तो इसलिए हमने √2F प्लस F1 सीधा सीधा कर दिए थे। बट रेक्टेंगल में वैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो रेक्टेंगल में फिर कैसा करना है, ये तो चेक करने का तरीका। रेक्टेंगल में फिर कैसा करना है? रेक्टेंगल में आप ये समझिए, पहले ये एंगल की बात करते हैं, इसको अल्फा मान लो, तो इस फोर्स को रिजॉल्व कर दो इधर की तरफ, मतलब इस पॉइंट पे जो इधर की तरफ फोर्स है वो एक है F1 और दूसरा होगा F3 cos अल्फा, और इधर की तरफ जो फोर्स है वो है एक है F2 और दूसरा होगा F3 sin अल्फा। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों के बीच का एंगल 90। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? तो F2 की वैल्यू GMM बाय 9 प्लस F3 की वैल्यू GMM बाय 25 इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, तो 3/5 ये हुआ इधर की तरफ। और इस वाला डेटा को अगर लिखेंगे तो फिर से F1 GMM बाय 16 फिर F3 GMM बाय 25 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस 4/25 फिर 4/5 बराबर। तो ये हो गया दूसरा। इसकी वैल्यू जो भी है कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या GM² बाय कुछ कॉमन आएगा नहीं, 1/16 प्लस 4/125
और यहाँ पर हो जाएगा gm² 1/9 प्लस 3/125। इसको मैं k कह देता हूँ और इसको मैं x कह देता हूँ, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √k² प्लस x²। ये हुआ आंसर, बता देंगे। कुल मिलाकर के ये बात ध्यान रखना है वो ये कि स्क्वायर में जो सीधा सीधा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लग जाता है, उस कॉन्सेप्ट को रेक्टेंगल में लगाने से पहले थोड़ा एक बार विचार करेंगे कि एंगल वेंगल बराबर है कि नहीं है। रेक्टेंगल में वैसे सीधे सीधे कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे जैसे स्क्वायर में लग जाते। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव मास एंड टर्मिनेट एट, अच्छा नहीं अब आप लोग नहीं फंसते। ग्रेविटेशनल फील्ड कोई भी मास अपने आसपास एक अदृश्य फील्ड क्रिएट करता है जिसके हेल्प से वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। तो ये जो अदृश्य फील्ड है उसी को कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड। ई से डिनोट करते हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, मतलब उस पॉइंट पे जो मास है उससे डिवाइड करने से। तो अगर इस पॉइंट पे मास को हमने m रख दिए तो आप ये समझिए कि फोर्स हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय d² बाय स्मॉल m। तो 1m, तो ये हो जाएगा Gm बाय d² या r²। अगर d को मैं r से लिख दूं क्योंकि बार बार r आएगा, तो Gm बाय r²। तो या यूं समझिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हो गया सिंपली फोर्स पर यूनिट मास। अगर ये मास के जगह 1 kg रहते हैं तो हम लोग को यहाँ एक बार मास यहाँ और यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं रहता, सीधा सीधा क्या लिखते हैं, Gm इंटू 1/r²। तो फोर्स पर यूनिट मास, एक यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट केजी, तो न्यूटन पर केजी। या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं, देखिए तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाय केजी 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसा ही जैसा कि एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन जैसा L(t-2). तो लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। इट इज द फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। इट इज द फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। इट इज द फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। फोर्स पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट। नीचे ये डायग्राम बना करके ये सब बातें लिखेंगे। अब इससे रिलेटेड ग्राफ वगैरह बाद में देखेंगे, मतलब पोटेंशियल के साथ ही एक साथ ही देखेंगे। अभी लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। ये होता है अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसआई यूनिट और डायमेंशन वही होगा, सेम जैसा लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी है एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन LT - 2। ऐसा एक स्टेटमेंट बना के लिख देंगे। एसआई मतलब इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, कॉमा लगा करके उसी में एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशन LT - 2। फॉर्मूला हो गया इसका Gm/r², जहां पे m का मतलब मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू याद रखना है 6 × 10⁻24 kg। r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ये तो अर्थ सरफेस पे है, अगर सरफेस से दूर जाएंगे तब जो फॉर्मूला हो जाएगा सेम उसमें ये स्मॉल r, जो मतलब जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ये r जो है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर से। तो नीचे ये सब बातें लिख डालेंगे। अब अगर सवालों में इसमें देखो ध्यान से, इस क्वेश्चंस में कभी मास को डेंसिटी के रूप में अगर यूज किया जाएगा तो जो प्लैनेट है उसका डेंसिटी, ये तो हमने अर्थ के लिए डिवाइड मतलब डेराइव करे हैं, किसी भी प्लैनेट के लिए वैलिड है। दूसरा प्लैनेट पे लेके जाएंगे तो बस उसका मास और उसकी रेडियस लिखना है। तो अगर डेंसिटी के टर्म में मुझे रिलेट करना है तो मास तो लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिखा जा सकता था, G इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बोले तो 4/3 πr³ यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πρg/3 इंटू r। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है एंड रेडियस है। ठीक है, दूसरे प्लैनेट किसी भी प्लैनेट पे जाएंगे तो जैसे से डेंसिटी बढ़ेगा वैसे से जी बढ़ेगा, जैसे से रेडियस बढ़ेगा वैसे से जी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है और रेडियस बढ़ाएंगे तो जी बढ़ेगा, और डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है फिर रेडियस के बढ़ाने से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब आप ये समझो कि इसको ऐसा लिख देते हैं, इफ मास कांस्टेंट, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। But if density constant, then acceleration due to gravity directly proportional to r। ठीक है, तो आगे ये फॉर्मूला भी लिख डालेंगे उसमें और ये वाली बात भी लिख डालेंगे। फिर लिखेंगे acceleration due to gravity at height h from earth surface, at height h from earth surface। देखो ये मान लीजिए अपना अर्थ है, ये इसकी रेडियस है। अगर हम इस सरफेस पे
जी निकाले तो हो जाएगा GM बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां से h हाइट ऊपर अगर हमको g निकालना हो तो हो जाएगा GM बाय आर प्लस एच का। अच्छा, इस फॉर्मूला में कोई अप्रोक्सीमेशन लगाया क्या मैंने अभी? तो अभी तक उस फॉर्मूला में कोई अप्रोक्सीमेशन हमने लगाई नहीं है, तो उसकी वैल्यू g एट हाइट h GM बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें से अगर मैं r कॉमन ले लूं तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस h बाय आर पे पावर 2 बराबर। इसको ऊपर लेके जाता हूं तो GM बाय आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस h बाय आर पे पावर -2। अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया हूं, इसके जगह लिख दूंगा क्या? g एट अर्थ सरफेस, मतलब g एट हाइट h इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाय आर पे पावर -2। अगर ऐसा हो कि h की वैल्यू h की वैल्यू r से काफी छोटा हो तो h बाय आर जो होगा वो 1 से काफी छोटा हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स पे पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स वाला जो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है वो लगा देंगे। तो अगर वो लगा देंगे तो g एट हाइट h इक्वल टू हो जाएगा g इंटू 1 -2 सामने लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2h बाय आर, ऐसा हो जाएगा। पर ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि अप्रॉक्स है? अप्रॉक्स वाला फॉर्मूला है, मतलब इससे आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये तब लगेगा, तब वैलिड है जब h की वैल्यू r से बहुत छोटा हो। h की वैल्यू r से बहुत छोटा होने का मतलब कितना हुआ? 2-3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की 100 मीटर? r तो रेडियस ऑफ अर्थ है, कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, जब तक ये डेटा 0.1 से छोटा हो, h बाय आर का रेशियो किससे छोटा? 0.1 से छोटा हो, तब तक अपन लगा सकते हैं। 0.1 कहने का मतलब होता है 10%। ठीक है, तब तक हम लोग लगा सकते हैं। तो ये जो टेंटेटिव है 10% वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो आप ये समझो कि h की वैल्यू अगर 50 किलोमीटर रहेगा, 100 किलोमीटर रहेगा, तब भी वो छोटा ही कहलाएगा। 200 किलोमीटर रहेगा तब भी वो छोटा ही कहलाएगा। 0.1 मतलब 10%। 6400 का 10% कितना होता है? 640। तो 640 किलोमीटर तक ये हम लगा सकते हैं। आप ये मान के चलो कि 500 किलोमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर हमको एग्जैक्ट वाला से जाना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे 400-500 किलोमीटर से नीचे हम लोग अप्रॉक्स वाला लगा सकते हैं। जमा क्या बातें? ठीक है, नीचे ये सब बातें लिख डाले। तो g की वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा? हाइट बढ़ने से g की वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा? कम। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा साथ में, डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज। जैसे जैसे h बढ़ाएंगे वैसे वैसे g कम होगा। लिख लिए? अब इस फॉर्मूला से देखो, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, g एट हाइट h इक्वल टू g माइनस 2gh बाय r, लिख सकते हैं ना। तो ये वाला टर्म को इधर लेके आते, g एट हाइट माइनस g इक्वल टू हो गया क्या क्या? माइनस 2gh बाय r। अब ये बताओ कि ये जो है gh हाइट h छोटा है और g बड़ा होता है, तो ये टर्म नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइनस है। हाँ या ना? इसका मतलब g क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है h के बढ़ने से। तो इसे हम लोग चेंज इन g लिख सकते क्या? न्यूमेरिकली सिर्फ अगर देखें तो चेंज इन g, परसेंटेज डिक्रीमेंट इन g का मतलब हुआ चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100%।
तो चेंज बाय ओरिजिनल, तो चेंज इतना है, उसमें जी से डिवाइड करेंगे। अगर इसमें जी से डिवाइड कर दूं तो जी और जी तो कितना हो जाएगा ऊपर में -2h बाय इंटू, तो कितना हो गया -200h बाय आर %। तो माइनस साइन तो यही बता रहा है क्या कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना है 200h बाय आर, इतना % से क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा। और अगर फ्रैक्शनल चेंज बोला जाएगा, ये तो परसेंटेज डिक्रीमेंट, और अगर फ्रैक्शनल चेंज इन जी बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2h बाय आर, माइनस साइन ये बता रहा है क्या डिक्रीज हो रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू 2h बाय आर, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज, और ये हुआ परसेंटेज चेंज। तो आप ये दोनों बातें भी लिख डालेंगे साथ में, परसेंटेज चेंज और फ्रैक्शनल चेंज। हो गया, फिर लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो अर्थ सरफेस। ये अर्थ है, सरफेस पे अगर बात करेंगे तो जी की वैल्यू हो जाएगी gm/r², पर सरफेस से h डेप्थ नीचे अगर हम लोग बात करें इस जगह में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा r - h, ये हो गया r। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर के, या मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की इनसाइड में जो फील्ड होता था वो होता था K/r³ इंटू आर, याद आ रहा है? हाँ, तो वैसा ही हो जाएगा, K के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा G, Q के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा m/r³ इंटू आर, बोले तो ये रेडियस r - h। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे gm/r³ इंटू r - h। तो अब ये बताओ कि इसमें कोई अभी अप्रोक्सीमेशन लगाए क्या मैंने? अभी जैसा है वो ठीक है, कोई अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं लगाया। उसमें से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो ये gm/r³ और यहाँ r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1h/r, यहाँ से एक r कैंसल, तो ये हो जाएगा gm/r² इंटू 1 - h/r। अब ये देखो, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, g से, g एट डेप्थ इक्वल टू g इंटू 1 - h/r। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है कि अप्रॉक्स फॉर्मूला है? एग्जैक्ट है ना, अप्रोक्सीमेशन कोई हमने नहीं कर, लेकिन पिछले वाले में अप्रोक्सीमेशन था। तो यहाँ पर g कम हो रहा है कि ज़्यादा? देखो यहाँ माइनस साइन है कि प्लस, जैसे जैसे ये टर्म बड़ा होगा वैसे वैसे टोटल वैल्यू कम होता जाएगा। तो h की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे, मतलब गहराई में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम हो जाएगा। अगर हम सेंटर पे चले जाएं तो सेंटर पे चले जाएंगे तो h की जगह पे r/r 1 1 - 1 0, तो g एट सेंटर क्या हो जाएगा 0। वैसे भी फील्ड एट सेंटर क्या होना चाहिए 0, तो वो हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे अगर हम लोग, तो देखो चेंज इन जी
या फिर पहले g लिख लेंगे, g एट डेप्थ इक्वल टू g माइनस जी एच बाय आर। तो इसको इधर लाएंगे तो g एट डेप्थ माइनस g, जिसे हम लोग चेंज इन g कहते हैं, ये हो जाएगा माइनस जी एच बाय आर। अब अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करूंगा तो फ्रैक्शनल चेंज की बात करूंगा तो फ्रैक्शनल चेंज करने का मतलब चेंज इन g बाय g। तो अगर इसमें g से डिवाइड करूंगा तो g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस h बाय आर। माइनस साइन यही बता रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू h बाय आर। और परसेंटेज चेंज की बात करूंगा तो माइनस इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 h बाय आर। यहाँ पर भी माइनस साइन बताता है कि डिक्रीज हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू 100 h बाय आर। तो पहले वाले में क्या था, परसेंटेज चेंज 200 h बाय आर, आर भी कितना है 100 h बाय आर। मतलब अगर h की वैल्यू सेम रखा जाए तो जो अर्थ सरफेस से ऊपर जाने में जो g का वैल्यू कम हो रहा है वो दोगुना तरीके से कम हो रहा है, 2 टाइम्स ऊपर जाने में g का चेंजेज में डबल है एज कंपेयर टू नीचे जाने में जो परसेंटेज चेंज इन g है। ये 100 h बाय आर, वो है 200 h बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि 20 किलोमीटर ऊपर गए और x% का चेंज आया तो 20 किलोमीटर नीचे जाने पे x बाय 2% का चेंज आएगा। यहाँ जितना परसेंट का चेंज है उसका डबल होना चाहिए ऊपर, बराबर। तो अगर ऊपर जाने पे कितना परसेंट का चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं x% का, तो नीचे जाने पे वही डिस्टेंस नीचे जाने पे x बाय 2% का, बराबर है। इसी तरीके से बोला कि जब हम लोग 100 किलोमीटर नीचे गए, हमको मान लो एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, याद मत रख लेना ये डेटा, 100 किलोमीटर नीचे गए 5% जी जो है डिक्रीज हुआ, तो 100 किलोमीटर ऊपर जाने में कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो 10% डिक्रीज होगा। नीचे में जो परसेंटेज का डिक्रीमेंट है उसका डबल है ऊपर में, या फिर ऊपर जितना है उसका हाफ है नीचे में। ये बात जम गया, तो लिखेंगे फिर ये डायग्राम बना करके ये सब बातें लिखे पहले। स्टेटमेंट में परसेंटेज डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ g, percentage decrement in value of g above the earth surface is two times that of below the earth surface, that of below the earth surface। लिख लिए, क्वेश्चंस लिखेंगे। Find the percentage decrement in value of g at height. Find the percentage decrement in value of g at height 1 kilometer from surface of earth। 1 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ निकालिए तो आप। फॉर्मूला में h की जगह 1 किलोमीटर रखना है, 200 h बाय आर, 200 h बाय आर। h की जगह 1 किलोमीटर, r की जगह 6400 किलोमीटर, तो 1/32 आ जाएगा। 1/32%, 1/32 बोले तो 0.031 बराबर 0.031%, 1/32%। अगला सवाल 2-3 लिख लीजिए। परसेंटेज डिक्रीमेंट इन जी अबव द अर्थ सरफेस, एच की जगह 5 किलोमीटर, दूसरा में एच की जगह 10 किलोमीटर, तीसरा में एच की जगह 50 किलोमीटर, एच की जगह 100 किलोमीटर,
सब में निकालो। ये अबव अर्थ सरफेस, फिर बिलो द सरफेस वाला निकालेंगे। मैं बता दूं कि आप निकाल पाओगे? मैं बनाऊं? 5 किलोमीटर वाले में परसेंटेज जी 200 5/60 400 5/32, ये दो गुना हो जाएगा तो 10/32। ये कितना हो गया 50/32। इस वाले में 100/32%, 3.2%, 3.1। इसके लिए लगाएंगे -100H/R 10/32, 100/32 64, तो 100 64/30 6400। ये मैंने गड़बड़ किया क्या? हाँ 6400 5/32, ये 50/32 1%, 2%। अगला सवाल लिखेंगे, फाइंड द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस where weight of object decreased by 1%. Find the height from earth surface. Find height from earth surface where weight decreased by 1%. Where weight decreased by 1%. weight decreased by 1%. weight decreased by 1% मतलब g का decrease by 1% हुआ। तो कह रहा है कि जो नॉर्मल वजन है mg और हाइट निकाला जहां 1% कम होगा, तो मतलब 99% है, 99 mg/100 इतना है, वो हाइट निकालो। नॉर्मल है mg, ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस से वो हाइट बताइए जहां पर यहां पर वजन अगर mg है तो यहां पर जो हो जाएगा 0.99 mg हो जाएगा। 1% का मतलब यही डिक्रीमेंट हो, बराबर। तो m तो दोनों जगह सेम है, g में 1% का डिक्रीमेंट हो जाएगा तो वजन भी 1% से डिक्रीज हो जाएगा। तो परसेंटेज इन g कितना हो गया 1%। इसी को इक्वल कर दो किसके बराबर 200H/R के बराबर, तो यहाँ से h निकल जाएगा। 1% कहने का मतलब 1/100 इंटू 60 400/200, ये हो गया h। ये डेटा किलोमीटर पे, तो 32/100 कितना हो जाएगा 0.32 किलोमीटर, बराबर है।
कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं, ठीक ही है। अच्छा हाँ, यही तो गड़बड़ किया। 32 होगा, वही तो मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखो ये 1% में 1% कहने का मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी यहाँ 100 मल्टीप्लाई करके ये लाए हैं ना, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। 1 इंटू आर के जगह पे 6400 बाय 200, तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर। जी अच्छा, एक और सवाल लिखेंगे। Find the height from Earth's surface. Find the height from Earth's surface where weight decreased by 20%. 20% अभी नहीं लेंगे, weight decreased by 5%. 5% लेंगे, weight decreased by 5%. Decreased by 5%. तो 160 किलोमीटर आएगा। किलोमीटर आ गया। यहाँ पर 5 रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इंटू 5, तो 160 किलोमीटर। अगला सवाल, find the height from Earth's surface where weight of object becomes half. Find the height from Earth's surface where weight of object becomes half. 1600। यहाँ 1% की जगह क्या रखेंगे अपन? 50 इक्वल टू 200 एच बाय आर, तो एच की जगह 50 इंटू आर बाय 200, 4, तो आर बाय 4, 6400 बाय 4 कितना हो गया? 1600 किलोमीटर। बट ये वाला पार्ट गलत हो गया। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगाया। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला कब तक वैलिड होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10%। 10% भी बहुत हो गया, मतलब वहाँ तक भी नहीं करेंगे। 4-5%, 6% तक ही ज़्यादातर केस में करते हैं। 10% अगर रहेगा तो फिर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन हमको एग्जैक्ट वाला है कि अप्रॉक्स वाला है। अगर अप्रॉक्स वाला ऑप्शन है तब तो ठीक है, हमारा लग जाएगा। एग्जैक्ट वाला है तो फिर हमारी लग जाएगी। ठीक है, 50% कहने का मतलब जी की वैल्यू हाफ हो गया, तो जी की वैल्यू हाफ हो गई। जी एट हाइट एच इक्वल टू जी बाई 2 बराबर। जी एट हाइट एच का फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर प्लस होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर जी के जगह पे हम टर्म रख देंगे जी एम बाय आर स्क्वायर 2, ये जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर रहने देते। तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, रूट लगा देंगे तो आर प्लस एच इक्वल टू रूट 2 आर, तो एच की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 आर माइनस आर, तो रूट 2 माइनस 1 इंटू आर। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। अब इसमें जब आर की वैल्यू रखेंगे 6400, तो रूट 2 की वैल्यू 1.41 माइनस 1 इंटू आर, तो ये जगह 0.41 आर। 0.41 आर कहने का मतलब हुआ 0.41 आर की जगह 6400 किलोमीटर, और ये अप्रॉक्स में 2600 किलोमीटर के आसपास होगा। बना दें सवाल। तो जब भी
25%, 30%, 60% ऐसा बोलेगा तो ध्यान रखना। 2-4 सवाल दे देता हूं, आप बनाओ। फाइंड हाइट वेयर वेट डिक्रीज बाय पहला 20%, दूसरा 30%, तीसरा 40%, चौथा 60%, 70%, 80%, 75%, 90%, 99%। नहीं, अब 100% तो नहीं देंगे। इतना से डिक्रीज हुआ। तो सभी बंधु एक बात पे फोकस कर, रुक जाओ 1 मिनट, देखो आप ध्यान से। हमेशा ये वाला रिलेशन वैलिड रहेगा, जो भी परसेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डेटा रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ टर्म आएगा। तो जैसे 50% बोला मतलब हाफ हो गया g/2, 50% हो मतलब खत्म हो गया, मतलब 50% बचा है, तो 50% का मतलब 1/2, तो यहाँ टर्म है 1/2। तो हर बार ये कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, तो हर बार यहाँ पर ये जो टर्म आएगा वो इंटू r² का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला है। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, अगर मैंने मान लीजिए इस सवाल को बना रहा हूँ 40% वाला, तो डिक्रीज बाय 40%, इसका मतलब कितना बच गया? 60% ना। तो 60% करने का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर ये 1/2 मतलब 10/5, 50% का मतलब 10/5, सॉरी उल्टा, हाँ बराबर 5/10, ऐसा 50% करने का मतलब 5/10, 50% बच गया तो 5/10। अब अगर यहाँ पर 40% से डिक्रीज हो गया, बच गया कितना गया? 60%। तो क्या बोलेंगे हम? 6/10 r² इक्वल टू 1/r+h का होल स्क्वायर। बाकी टर्म सेम रहने वाला है क्या? 40% डिक्रीज हो गया मतलब बच गया 60%। नहीं 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 नहीं, मतलब यह है कि पहले अगर g था, अब 40% डिक्रीज हो गया तो बच गया कितना? अब जो नया वाला g है वो 60% ऑफ g है, तो 60% तो 60/100 मतलब 6/10 ऑफ g है, बराबर। तो ये वाला हम बार बार यही लिखेंगे, gm/r+h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 6/10 gm/r²। तो ये टर्म तो बार बार कैंसिल ही होना है ना, तो यही रिलेशन तो रहेगा 1/r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू 6/10 r² रहेगा ना। तो मैं तो डायरेक्ट यही बात लिख रहा था तभी से, कि आप बार बार अगर ये 40% है तो ये 6/10 हो जाएगा, 30% है तो 7/10 हो जाएगा, 20% है तो 8/10 हो जाएगा, 60% हो गया तो 4/10 हो जाएगा, 70% हो गया तो 3/10 हो जाएगा, 80% हो गया तो 2/10 हो जाएगा, 75% 25/2.5/10, बराबर है। जमा के बातें। फिर अब इसके आगे दोनों में रूट लगा देंगे, तो इसको उधर लाएंगे, तो ये देखो √10 ऑफ r इक्वल टू √6 ऑफ r+h, तो ये हो जाएगा √10/√6 r इक्वल टू r+h। तो h की वैल्यू r कॉमन ले लेंगे, रूट अंडर डायरेक्ट यहीं लिख दो 10/6 - 1, ये हो गया आंसर। देखो अगर आपको समझा तो आप बनाओ, नहीं तो जैसे आपको समझा वैसे बनाओ।
20% कहने का मतलब हो जाएगा 80%। तो डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे 10/8 - 1 r इंटू रूट अंडर 10/8 - 1। 30% का मतलब 10/7 - 1। 10/4 - 1। 10/3 - 1। 10/2 - 1। ये हो जाएगा 10/2.5 मतलब 4, मतलब h इक्वल टू r। लिखेंगे अगला सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। पहला h इक्वल टू r/2, दूसरा h इक्वल टू r/3, तीसरा h इक्वल टू 2r, फोर्थ h इक्वल टू √2r, फिफ्थ h इक्वल टू 3r। ये सब जगह g निकालना है। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g निकालना, स्मॉल g की वैल्यू नहीं रखना है। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g। मैं एक बनाऊं कि आप बनाओगे? g डैश इक्वल टू gm/r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा gm/3r/2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 ऊपर गया, 3 का स्क्वायर 9, gm/r स्क्वायर, इसे g बोल देंगे, 4g/9। बना दिए? नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो बातें मत करो। ये है एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ घूमता है, इसे कहते हैं पोल। ये है इक्वेटर। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर एक फोर्स फील होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये रेडियस r है, मैंने एंगल वर्टिकल के साथ थीटा लिया, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल में घूमेगा, जिसका सेंटर यहाँ होगी, ये हो गया स्मॉल r। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, तो ये हो जाएगा m ω² r। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा और mg इधर की तरफ टुवर्ड सेंटर। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 - थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी 90 -
थीटा। तो टेंजेंट के साथ जो एंगल है ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, बराबर। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। तो नॉर्मल ये इक्वल टू mg हो जाएगा। तो नॉर्मल प्लस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा इक्वल टू mg। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर sin थीटा। और r की जगह स्मॉल r को रिप्लेस करेंगे तो देखो ये यहां से लेके यहां तक ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो स्मॉल r को लिख सकते हैं हम लोग r sin थीटा। तो यहां पर r sin थीटा, r sin थीटा। तब देखो साइन 2 बार आ गया, नॉर्मल को लिख दे रहा हूं मैं m इंटू जी इफेक्टिव। तो ये m यहाँ का m कैंसिल हो जाएगा, तो जो g इफेक्टिव की वैल्यू है वो हो जाएगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया g इफेक्टिव वैल्यू रोटेशन ऑफ अर्थ के इफेक्ट से। अगर मान लो यहाँ ये थीटा की जगह ये थीटा हम लोग कहाँ से लिए हैं, एक्सिस से। अगर हम इक्वेटर से एंगल लें अल्फा, तो यही फॉर्मूला में कॉस आ जाएगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर हम एंगल इक्वेटर से लेंगे तो कॉस आएगा, एंगल एक्सिस से लेंगे तो साइन आएगा। अब अगर मान लीजिए तो ये जी का वैल्यू कम हुआ कि ज्यादा, रोटेशन की वजह से कम हुआ। अगर मान लीजिए हम पोल पे चले जाएं, तो पोल पे जाएंगे तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर इसका यूज करके मैं पूछूं आपसे, तो एट पोल, पोल पे थीटा की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0, तो जी एट पोल जो है वो जी हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, कोई अंतर इस पे नहीं पड़ा। एट इक्वेटर की अगर बात कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू 90, तो जी उस वक्त सबसे कम हो जाएगा, मिनिमम। और कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ होती, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होती, इक्वेटर पे। सबसे कम वैल्यू इक्वेटर पे, सबसे ज्यादा वैल्यू। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सबसे कम कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे। सबसे ज्यादा नहीं, मास सब जगह सेम होता है, मास सभी जगह सेम होता है, चाहे पोल हो या इक्वेटर, अर्थ हो या फिर कोई दूसरा प्लैनेट, मास सभी जगह सेम होगा। ये इफेक्ट किस में पड़ने वाला है, वेट पे। किस पे पड़ने वाला है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जब भी हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो वेट और मास, जब भी हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो वेट बढ़ेगा, और पोल से इक्वेटर पे आएंगे तो वेट कम होगा। ठीक, लिखिए एक दो पॉइंट स्टेटमेंट लिख लेंगे। वैल्यू ऑफ जी, पहले दो तीन स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशंस लिखिएगा। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल, इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ is maximum at equator and minimum at pole, is maximum at equator and minimum at pole। पोल पे चूंकि जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसका मतलब इफेक्ट कोई भी नहीं हुआ रोटेशन का, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं पर हुआ। तो इसलिए लिखा गया मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल। रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होगा और कम से कम पोल पे होगा। अगला पॉइंट, एज we move from equator to pole,
weight of object increases as we move from equator to pole. Weight of object increases and vice versa. Weight of object increases and vice versa. अब नीचे ये डेरिवेशंस लिख डाले आप। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए m है, इनफाइनाइट से कोई मास m को किसी पॉइंट r पे लाने में जो एनर्जी वर्क डन होता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाय आर। तो ये एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल है, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जितने भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी है सब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो लिखते थोड़ा सा इसके बात को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखेंगे। इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Negative of work done by conservative force। दूसरा पॉइंट, the work done required to bring an object from infinity to particular point inside the gravitational field। Work done required to bring, क्या लिखे, work done required to bring an object from infinity to particular point in gravitational field, ठीक है, is known as gravitational potential energy at that point। is known as gravitational potential energy at that point। gravitational potential energy at that point। अब मैंने एक डेफिनेशन बोला नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक में बोला कि वर्क डन रिक्वायर्ड। अब ये देखो ध्यान से, ये जब इधर की तरफ आ रहा है तो फोर्स इस पे ग्रेविटेशनल वाला इधर ही लग रहा है, हाँ या ना। तो जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे रोकने के लिए, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे उसे जाने देंगे तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा है कि हम इधर की तरफ लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट, जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका इधर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल वर्क डन के हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव उसमें साइन लगाएंगे हम लोग, और अगर हमारे एक्सटर्नल वर्क डन के हिसाब से देखेंगे तो जो आ गया वही है पोटेंशियल एनर्जी। हमारे द्वारा जो वर्क होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होने वाला है और साइन उसमें क्या आ जाने वाला है, माइनस आ जाने वाले। तो हमारे द्वारा वर्क, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क होगा वही अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो वर्क जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन साइन हमको माइनस लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो डेफिनेशंस में इसीलिए बताया गया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ में आ गया? हाँ।
तो नीचे डायग्राम बना करके ये सब बातें लिखें पूरा। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितने भी होते हैं वो सब स्केलर होते हैं। ऐसा यूनिट जूल होता है, डायमेंशन ml टू T-2 होता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी considered at reference point is 0। ज्यादातर केस में रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे रहते हैं, बाकी समय आपके मर्जी जहां पर भी मान लो। सो एट इनफाइनाइट पॉइंट इट्स वैल्यू टेंड्स टू 0। एट इनफाइनाइट u जो है टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फोर्स और इसमें रिलेशन होता है F इक्वल टू माइनस du/dx। बहुत बार यूज होने वाला ये du मतलब माइनस F/dx। ये चीजें यूज होगा बहुत सारे बार टाइम। इसमें जितने भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसके लिए डिफाइन नहीं है, तो कभी भी नॉन कंजर्वेटिव नेचर की बात करा जाएगा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव नेचर के लिए पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करना है। तो आगे ये बातें भी लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट डिफाइंड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नीचे ये वाला फॉर्मूला लिख डालेंगे, ये बातें लिख डालेंगे। यहाँ फोर्स का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? तो du/dx की वैल्यू, dr की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो a इंटू -3/r⁴ माइनस b इंटू -4/r⁵ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4b/r⁵ इक्वल टू 3a/r⁴। यहाँ से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 4b/3a। अब ये r की जगह रखेंगे तो जो u आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो u मैक्सिमम इक्वल टू a/4b/3a पे पावर 3 माइनस b 4b/3a पे पावर 4। अब आगे सॉल्व करके जो भी है, ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख लिए।
इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। इसके फॉर्मूले में एक मास गायब हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन हो जाएगा L2 T-2।